आज हम लोग करेंगे पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। आज करेंगे हम लोग पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। भारत के राष्ट्रपति का क्या क्या, उनको क्या क्या शक्तियां मिली हुई हैं और उनका क्या काम है। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। देखिए, सबसे पहला एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर ये लिखा हुआ आपको आर्टिकल 77 देखिएगा। आर्टिकल 77, आर्टिकल 77। All executive actions of the government of India shall be expressed to be taken in the name of the president। निकाले आर्टिकल 77, आर्टिकल 77, आर्टिकल 77। All executive actions of the government of India shall be expressed to be taken in the name of the president। ठीक है। जितने भी शासन संबंधी काम हैं, शासन संबंधी जितने भी कार्य हैं, सभी भारत के राष्ट्रपति के नाम पे किए जाते हैं। ओके, उन्हीं के नाम से, उन्हीं का सील मोहर लगता है, उन्हीं के नाम से जितने भी एग्जीक्यूटिव वर्क हैं वह काम किए जाएंगे। ठीक है, क्लियर? पिंकी, तहसीन, मौसमी, हाँ, आर्टिकल 77 में आइएगा। देखिए, जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं, जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर हैं, वह राष्ट्रपति के नाम से जो हैं वह किए जाते हैं, इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। अब एग्जीक्यूटिव एक्शंस के लिए क्या है? द प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर द एलोकेशन अमॉन्ग मिनिस्टर्स ऑफ द सेड बिजनेस। अब ये कह रहा है, ठीक है ना, वह ऐसे नियम बना सकता है, ऐसे नियम बनाता है कि केंद्र सरकार जो है, हम आपको पिछले क्लास में बताए थे कि वह अपने पावर्स का इस्तेमाल या तो खुद करते हैं या अपने सबऑर्डिनेट के थ्रू करवाते हैं। वो जो भी एक्शंस करते हैं खुद से करेंगे या अपने सबऑर्डिनेट से करवाएंगे। और सबऑर्डिनेट में बताए थे कि केंद्र सरकार, उसका जो मंत्रिमंडल होता है, ठीक है ना, और जिनकी जिनकी वह इसके लिए नियुक्ति करते हैं अपने काम को करवाने के लिए, वो सब उनके सबऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है ना, तो वह क्या करते हैं, राष्ट्रपति क्या करते हैं, ठीक है ना, वह ऐसे नियम बना सकता है जिससे केंद्र सरकार जो है, ठीक है ना, इजीली, सहज रूप से अपना काम कर सकता है और मंत्री, उनके जो कैबिनेट होते हैं, ठीक है ना, उस काम को सहजता पूर्वक क्या कर सकते हैं, वितरित कर सकते हैं, सहजता पूर्वक उस काम को अंजाम दे सकते हैं, कर सकते हैं, करवा सकते हैं। ओके, क्लियर? या तो अपने सबऑर्डिनेट के थ्रू करवाएंगे, तो सबऑर्डिनेट कौन होगा? सबसे पहले उनका जो केंद्र में जो पीएम होंगे और उनका जो मंत्रिमंडल होगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल जो होगा। अब इन चीजों के लिए क्या करते हैं, ठीक है ना, वह क्या करते हैं, वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करते हैं। क्लियर? अब देखिएगा, एग्जीक्यूटिव पावर में वह किनका किनका अपॉइंटमेंट करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये याद रखिएगा अपने एग्जीक्यूटिव एक्शंस को करने के लिए, ठीक है ना, एक राष्ट्रपति किन किन ऑफिसर्स का, ठीक है ना, किन किन लोगों की नियुक्ति करते हैं, यह आप लोग याद रखिएगा। सबसे पहला आपको बताए किसकी नियुक्ति करते हैं? द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर ऑफ द कैबिनेट। वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति और अन्य मंत्रिमंडल में जो मंत्री होंगे उनकी नियुक्ति करेंगे। ठीक। जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। दूसरा क्या है? जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तीसरा, गवर्नर ऑफ द स्टेट, राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। ठीक, तीसरा हो गया। चौथा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी।
महान्यायवादी जानते हैं आप लोग ना, अटॉर्नी जनरल, आप लोग जानते हैं तहसीन अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं? पिंकी, जानते हैं अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं? जानते हैं, वेरी गुड। तो वह भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त, उनकी नियुक्ति करते हैं, ठीक है ना। चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग के जो चेयरपर्सन होते हैं, जो चेयरमैन होते हैं, और उनके जो और सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति करते हैं, ठीक। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ द इंडिया, ठीक है ना, वो महालेखा परीक्षक जो होता है, उनकी नियुक्ति करते हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो अपने एग्जीक्यूटिव एक्शंस को करने के लिए, ठीक है ना, वह इन लोगों का क्या करते हैं, अपॉइंटमेंट करते हैं। क्योंकि आपको शुरुआत में ही बता दिए हैं कि एग्जीक्यूटिव एक्शंस या तो वह खुद करेंगे या उनके सबऑर्डिनेट करेंगे। तो वह इन कामों को करने के लिए इन लोगों की जो है क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं, ठीक है, क्लियर। तो यही है आपका एग्जीक्यूटिव पावर। जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर हमारे देश में होंगे, ठीक है ना, वह राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। भारत सरकार के सभी शासन संबंधी काम जो होंगे, ठीक है ना, वह भारत के राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। क्लियर, बोलिएगा, क्लियर। ये तो इतना अपॉइंटमेंट है ही, ठीक है ना, और कुछ कुछ अपॉइंटमेंट है, हम पढ़ देते हैं, ठीक है ना। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के आयोग की नियुक्ति करते हैं। ध्यान से सब याद रखिएगा इन सब चीजों को। केंद्र राज्य तथा विभिन्न राज्य के मध्य सहयोग के लिए एक अंतरराज्यीय परिषद की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। उसके बाद वह स्वयं, ठीक है ना, नियुक्त प्रशासकों के द्वारा केंद्र शासित राज्यों का प्रशासन सीधे संभालते हैं, यूनियन टेरिटरी का, ठीक है। वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं, ओके। किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र अगर घोषित करना होता है तो राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं। तो ये सब इनका एग्जीक्यूटिव एक्शन है। एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर उनका ये सब पावर उनको दिया गया है। क्लियर, बताइए एग्जीक्यूटिव पावर कोई दिक्कत? हाँ या ना? एग्जीक्यूटिव पावर्स क्लियर है? आर्टिकल 77 में इसको हम देखते हैं। हाँ, चलिए नेक्स्ट आ जाइए हमारा, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्या है, ठीक है ना। अब एग्जीक्यूटिव पावर्स के अंदर तो हम लोग देख लिए शासन संबंधी काम। इसी के हम लोग अंदर जो है मिलिट्री पावर्स इनका देख लेते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर में मिलिट्री पावर, ये पिछले क्लास में भी आप लोगों को बताया है मिलिट्री पावर, ठीक है ना। मिलिट्री पावर में क्या होता है, यह सुप्रीम कमांडर होते हैं। भारत के जो राष्ट्रपति होंगे और हमारे देश का जो डिफेंस फोर्सेस है उनका यह सुप्रीम कमांडेंट होते हैं, ठीक है ना। ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ द कंट्री, ठीक है ना। और यह इनको जो कंट्रोल करते हैं बाय लॉ करते हैं, ठीक है ना। दिस पावर इज सब्जेक्ट टू रेगुलेट बाय लॉ। लेकिन होते यही है सुप्रीम कमांडर। जब भी आप लोग को पूछा जाए, ठीक है ना, कि जो सेना हमारी जो फोर्सेस है उनका सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं, तो वह भारत के राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट आ जाइए इसके अंदर डिप्लोमेटिक पावर। डिप्लोमेटिक पावर, मिलिट्री पावर हो गया। मिलिट्री पावर में आप लोग याद रखेंगे यह तीनों हमारे पास जो तीनों सेना है उनके क्या होते हैं, सुप्रीम कमांडर होते हैं। अब डिप्लोमेटिक पावर, डिप्लोमेटिक पावर बोलते हैं कूटनीतिक शक्तियां, कूटनीतिक शक्तियां। अब चूंकि यह स्टेट के हेड होते हैं, यह राष्ट्रपति जो होते हैं हमारे स्टेट के क्या होते हैं, हेड होते हैं। तो वो क्या करते हैं, इन शक्तियों के तहत ही सेंड्स एंड रिसीव एम्बेसडर। हम लोग दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में अपना एम्बेसडर भेजते हैं ना, राजदूत भेजते हैं ना। और दूसरे देश के जो राजदूत हमारे यहां आते हैं तो वह क्या होते हैं, इन्हीं को क्या करते हैं, समर्पित रहता है। यानी कि यही भेजते भी हैं अपना लेटर लेकर, और जो बाहर से आते हैं, ठीक है ना, वह इन्हीं को रिपोर्ट करता है। तो ही सेंड्स एंड रिसीव एम्बेसडर एंड अदर डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स। अगर किसी दूसरे देश में
हमारे डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे, हमारे देश के जो डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे यहाँ का किसी भी काम को प्रतिनिधित्व करने के लिए, तो वह भारत के राष्ट्रपति का सील और मोहर और हस्ताक्षर लेकर ही जाएंगे। और जो दूसरे देश से आएंगे, ठीक है ना, वह इन्हीं को रिपोर्ट करेंगे, यही उनको रिसीव करेंगे। क्लियर हो गया? इसमें कोई दिक्कत? बोलिए, इसमें कोई दिक्कत? नेक्स्ट पावर आइए हम लोग लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेशन जानते हैं आप लोग? लेजिस्लेशन क्या होता है? लेजिस्लेशन किसको बोलते हैं? हमारे यहां जो लॉ मेकिंग बॉडी है, जिसका काम लॉ बनाना है। हमारे यहां 3 विंग्स है ना, 3 ऑर्गेन है ना, एग्जीक्यूटिव है, ठीक है ना, लेजिस्लेटिव है, जुडिशरी है, 3 ऑर्गेन है। लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है? लॉ बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? जो लॉ बना हुआ है उसको इंप्लीमेंट करना। और जुडिशरी का काम क्या है? कि जो लॉ को ब्रेक करेगा उसको पनिश करना। ये 3 विंग्स है ना हमारे यहाँ, हम लोग आप कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़े हैं, ठीक है ना। तो अब जो ये लेजिस्लेटिव पावर है, तो लेजिस्लेशन का मतलब ये हो गया कि जहां पे लॉ बनता है, लॉ मेकिंग पावर जो होता है। तो अब देखिए प्रेसिडेंट के अंदर कहां कहां पे लॉ मेकिंग पावर है। आ जाइए, आप लोग आर्टिकल 123 पढ़े हैं? 123, हाँ या ना? 120 ऑर्डिनेंस इशू जो करते हैं तो नहीं पढ़े हैं। चलिए इसको देखिए, अब ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी है, लेकिन उससे पहले और कहां कहां ये लेजिस्लेटिव एक्शंस का काम करते हैं हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले ये संसद का बैठक बुलाते हैं। जब भी पार्लियामेंट की बैठक होती है, संसद की बैठक होती है, तो यही कॉल करते हैं संसद को, ठीक है ना। संसद का बैठक बुला सकते हैं, ठीक है ना, या कुछ समय के लिए उसको स्थगित कर सकते हैं। लेजिस्लेशन हम लोग पार्लियामेंट से जुड़ा हुआ चीज है, आप लोग ध्यान रखिएगा, याद रख लीजिएगा, इस चीज को भूलिएगा नहीं, ठीक है ना। इसके अंदर क्या क्या चीज पावर मतलब ये करते हैं, तो सबसे पहले संसद की बैठक बुला सकते हैं, उसके बाद कुछ समय के लिए स्थगित कर सकते हैं, लोकसभा को विघटित कर सकते हैं, ठीक है ना। राज्यसभा तो विघटित होता नहीं है, ठीक है ना, वह परमानेंट हाउस है। लोकसभा जो है टेम्पररी हाउस है, तो उनको यह क्या कर सकते हैं? विघटित कर सकते हैं। जब भी संसद का संयुक्त अधिवेशन होता है, यानी कि लोकसभा राज्यसभा किसी बात को लेकर अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो उनका संयुक्त अधिवेशन किया जाता है, ठीक है ना। तो यह संयुक्त अधिवेशन के लिए यही कॉल करेंगे कि आप लोग एक साथ बैठ जाइए और इस जो डिस्प्यूट है उसको सुलझा लीजिए। तो संयुक्त अधिवेशन का आह्वान करते हैं, ठीक है। और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ठीक है ना। पार्लियामेंट से संबंधित काम समझ गए इनका। लेजिस्लेशन पावर के अंदर क्या क्या कर सकते हैं संसद के लिए वो? तो संसद का बैठक बुलाते हैं, कुछ समय के लिए स्थगित कर सकते हैं, लोकसभा को विघटित कर सकते हैं, और संयुक्त अधिवेशन को जब बुलाया जाता है तो ये संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं जिनकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। क्लियर? इसके बाद हम लोग जानते हैं कि हर एक 5 साल के बाद क्या होता है? इलेक्शन होता है, लोकसभा का इलेक्शन होता है हर एक 5 साल के बाद। तो जब भी प्रत्येक नए चुनाव के बाद, ठीक है ना, प्रत्येक वर्ष जो जब चुनाव होता है तो संसद का प्रथम अधिवेशन जो होता है यह उनको क्या करते हैं? संबोधित करते हैं, ठीक है। नए चुनाव के बाद जब संसद बैठती है, जब नई संसद बनती है, तो उसका जो प्रथम अधिवेशन होता है उनको यह संबोधित करते हैं। क्लियर? 2 हो गया। तीसरा, अब मान लीजिए कोई विधेयक है, ठीक है ना, और लंबे समय से संसद में क्या है? वो पड़ा हुआ है, ऐसे ही लंबित है। तो जो लंबित विधेयक है, ठीक है ना, वह क्या कर सकते हैं? उनको क्लियर करने के लिए, उनको पास करने के लिए, ठीक है, उन पर कोई एक्शन लेने के लिए वह क्या कर सकते हैं? पत्र लिख सकते हैं, उनको संसद को संदेश भेज सकते हैं कि ये विधेयक लंबित है, इसको देख लीजिए क्या करना है इसका। ओके, हाँ या ना? अगर मान लीजिए लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं, ठीक है, जो अध्यक्ष होते हैं या जो फिर उपाध्यक्ष होते हैं, अगर दोनों पद रिक्त हो, अभी कोई लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है मान लीजिए और उपाध्यक्ष कोई नहीं है, फिर लोकसभा तो चलेगा कैसे? तो इन स्थिति में लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद अगर रिक्त हो, ठीक है ना,
तो वह संसद के किसी भी सदन को यह काम दे सकते, सदस्य को यह काम वह दे सकते हैं। संसद के किसी भी सदस्य को सदन की अध्यक्षता वह सौंप सकते हैं कि आप तब तक देखिए यह काम, आप अध्यक्षता तब तक कीजिए। क्लियर? मौसमी, तहसीन, पिंकी, कोई दिक्कत इसमें? हाँ, बस याद रखते चलिएगा क्या क्या काम करते हैं लेजिस्लेटिव पावर के अंदर, ठीक है। उसी तरीके से यदि राज्यसभा के जो सभापति हैं और उपसभापति अगर दोनों पद रिक्त हों, ठीक है ना, तो यह राज्यसभा के किसी भी सदस्य को क्या कर सकते हैं, यह काम सौंप सकते हैं कि तब तक अध्यक्षता आप कीजिए जब तक कि यहां सभापति और उपसभापति नहीं बन जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, सभापति कौन होते हैं? जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही सभापति होते हैं इसके। तो मान लीजिए कोई वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, अभी रिक्त है वो, और उपसभापति भी नहीं है राज्यसभा में, तो फिर राज्यसभा चलेगा कैसे, ठीक है ना। तो वह क्या करते हैं, किसी सदस्य को बोलते हैं कि आप तब तक अध्यक्षता कीजिए। क्लियर हो गया? उसके बाद आप लोग को पिछले क्लास में बताए थे कि यह राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं, ठीक है ना। तो लेजिस्लेटिव पावर के अंदर भी यह आता है उनका, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा हमारा लेजिस्लेटिव एक्शंस के लिए, लेजिस्लेटिव पावर्स के लिए जाना जाता है, वहीं पर लॉ बनता है हमारा। तो राज्यसभा में, ठीक है ना, साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा से जुड़े हुए जो दिग्गज लोग होते हैं, जो प्रबुद्ध लोग होते हैं, ठीक है ना, ऐसे 12 व्यक्ति को यह क्या कर सकते हैं, राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं। जो कि पिछले क्लास में बोले थे कि जो मनोनीत सदस्य होते हैं वह राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बताए थे। तो ये जो मनोनीत सदस्य हैं 12, यह जो है वो क्या करेंगे, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो यही 12 सदस्य के बारे में हम पिछले क्लास में बोल रहे थे। तो ऐसे 12 सदस्य को यह क्या कर सकते हैं, राज्यसभा में भेज सकते हैं। उसी तरीके से लोकसभा में अगर एंग्लो इंडियन को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है, अगर कोई उनके वर्ग से चुनकर नहीं आया है, तो राष्ट्रपति महोदय लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है। इसके बाद और काम देखिए, अगर कोई संसद सदस्य है, ठीक है ना, तो चुनाव आयोग के परामर्श से, चुनाव आयोग के सलाह से वह संसद सदस्य की जो संसद सदस्य को जो निहत्थ किया कर दिया गया है, उसके प्रश्न पे क्या कर सकते हैं, निर्णय कर सकते हैं। संसद सदस्य के चुनाव को लेकर जो अगर मतलब कि उसकी निहत्ता अगर यानी कि अघोषित कर दिया गया है उनको, तो उस प्रश्न पे यह अपना निर्णय दे सकते हैं चुनाव आयोग के परामर्श से, ये याद रखिएगा। और राष्ट्रपति के इलेक्शन से संबंधित जो भी डिस्प्यूट होता है वह सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का जो मतलब कि फैसला होगा वही मान्य होता है, यह बताए हुए हैं, आप लोग को याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए, ठीक है ना। जब भी आप लोग नियम जानते हैं कि कोई विधेयक आता है तो पहले दोनों सदन में पास करवाया जाता है। लोकसभा में आया तो लोकसभा में पास होगा, फिर पास होकर राज्यसभा में जाएगा, उसके बाद पास होकर राष्ट्रपति के पास जाते हैं। वो विधेयक जो है राष्ट्रपति के पास जाता है। लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ और राष्ट्रपति के, यानी कि दोनों सदनों में पास होने के बाद राष्ट्रपति महोदय के पास जाता है। वहां पे जब एसेंट हो जाता है तब वह विधेयक जो होता है वह आपका लॉ बन जाता है, या जिस भी आपका विधेयक है वह आपका विधेयक हो जाता है। ठीक है ना, क्लियर। और राष्ट्रपति के पास इस विधेयक को लेके क्या क्या पावर है ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जो विधेयक आया उनके पास, उस विधेयक पर वह अपना एसेंट दे सकते हैं, यानी स्वीकृति दे सकते हैं। ठीक है ना, स्वीकृति देने के लिए सुरक्षित रख सकते हैं, यानी कि अभी रख लिए हैं ना, अभी हां बोले हैं ना बोले हैं, तो ठीक हम देखते हैं। क्लियर, स्वीकृति देने के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर वह धन विधेयक नहीं है, धन विधेयक में बड़ा लिमिटेड पावर होता है प्रेसिडेंट के पास, अगर वह धन विधेयक नहीं है तो संसद को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं कि आप लोग इसको फिर से एक बार देख लीजिए। ठीक है ना, देखिए क्या क्या कर सकते हैं। अगर कोई विधेयक दोनों सभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास आया है तो राष्ट्रपति उस विधेयक को क्या क्या कर सकते हैं देखिएगा। या तो स्वीकृति दे दिए, ठीक, या
स्वीकृति देने के लिए रख लिए कि ठीक है देखते हैं, अभी ना हाँ बोले हैं ना बोले हैं, रख लिए। या क्या कर सकते हैं, अगर वह धन विधेयक नहीं है तो उस विधेयक को वापस संसद को भेज सकते हैं पुनर्विचार करने के लिए कि आप लोग इसको एक बार देख लीजिए। ओके, अब यहां पे एक क्लॉज याद रखिएगा आप लोग कि अगर पुनर्विचार के लिए भेजा गया है संसद के पास और संसद अगर उस पर पुनर्विचार करती है, कुछ अमेंडमेंट करती है या नहीं करती है, वापस राष्ट्रपति के पास अगर भेज दिया गया है उसको एज इट इज या संशोधित करके, तो राष्ट्रपति महोदय को अपनी सहमति देनी पड़ती है। यह बात आप लोग याद रखिएगा। अगर राष्ट्रपति महोदय किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद के पास भेज दिए हैं और संसद बिना पुनर्विचार किए या पुनर्विचार करके अमेंड करके वापस राष्ट्रपति के पास भेजती है उस विधेयक को, तो राष्ट्रपति महोदय को अपनी सहमति अब देनी पड़ती है। ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत? अब यही चीज अगर राज्य विधानसभा में, याद रहेगा ना सभी आप लोगों को? पिंकी याद रहेगा कि नहीं? हाँ, ये याद रखिएगा, थोड़ा सा ये बड़ा है लेजिस्लेटिव पावर, हम सिर्फ बता दे रहे हैं आप लोगों को इजी वे में। अब राज्य विधानसभा में एक मान लीजिए एक विधेयक पास हुआ, ठीक है ना, राज्य विधानसभा में एक विधेयक पास हुआ और वह राज्यपाल के पास आया और राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख देता है। ठीक है ना, वह राष्ट्रपति के पुनर्विचार के लिए सुरक्षित रख देता है। राज्यपाल साहब कहते हैं कि हम राष्ट्रपति से हम पुनर्विचार, मतलब राष्ट्रपति के पास हम पुनर्विचार के लिए इसको भेज रहे हैं, ठीक है ना, तब तक वेट कीजिए। तो अब जो मतलब कि विधायिका द्वारा पारित, ठीक है ना, अगर कोई विधेयक है जो राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के पुनर्विचार विचार के लिए सुरक्षित रखता है, तो अब वहां राष्ट्रपति के पास क्या क्या पावर है वो देख लीजिए। ठीक है ना, फिर वही क्या कर सकते हैं राष्ट्रपति महोदय, स्वीकृति दे सकते हैं या, ठीक है ना, स्वीकृति देने के लिए सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है ना, या राज्यपाल को निर्देश दे सकते हैं, ठीक है ना, अगर वह विधेयक धन विधेयक नहीं है तो, ठीक है ना, कि राज्यपाल महोदय को क्या करते हैं कि इसको आप वापस विधानसभा में भेज दीजिए। राज्यपाल को बोलते हैं कि इस जो ये जो आपका क्या कहते हैं उसको विधेयक है, उसको पुनर्विचार के लिए आप विधानसभा के पास भेज दीजिए। ठीक है ना, हो गया। अब फिर वहां भी यही क्लॉज लगा हुआ है कि यदि विधायिका जो है, जो विधेयक है, अगर उसको एज इट इज, ठीक है ना, पुनः राष्ट्रपति के सहमति के लिए भेजती है, ठीक है ना, तो राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए अब यहां पे बाध्य हैं। ओके, क्लियर? हाँ या ना? क्लियर? हाँ, तो ये सब चीजें आप लोग याद रखिएगा। एक किसकी नियुक्ति करते हैं वो बता ही दिए हैं, आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा उसको, इसके अंदर किसकी नियुक्ति करती है। लोकसभा आयोग के अध्यक्ष है, उसके बाद कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है, ठीक है ना। जो यूटी है वहां पे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर भेजते हैं और उसको अपने कमांड में रखते हैं, ठीक है ना, वो इन्हीं के नियंत्रण में रहता है, वो जो यूटी जो यूनियन टेरिटरी कहलाता है, ठीक है ना। लेजिस्लेटिव पावर में क्या क्या चीज बता दिए। एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, आर्टिकल 123, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, अध्यादेश जारी करने की शक्तियां, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। अब देखिए ऑर्डिनेंस क्या होता है, समझिए, बड़ा अच्छा चीज है ये याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछता है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ठीक है ना, आर्टिकल 123 में है ये। आर्टिकल 123 निकाल लीजिए, हम इसको दिखा देते हैं, आप लोगों को समझा देते हैं क्या है आर्टिकल 123। अगर, ठीक है ना, when both the houses of the parliament are not in session, अब कंडीशन समझिएगा, ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति महोदय कब इशू करते हैं, ठीक है ना। कह क्या रहा है, जब कभी ऐसी स्थिति हो, ठीक है ना, कि पार्लियामेंट का दोनों हाउस, बोथ ऑफ द हाउसेस सेशन में नहीं हो, यानी अभी बैठक उसकी नहीं चल रही हो, when both the houses of the parliament are not in session,
सेशन में नहीं हो। इफ ही फाइंड्स, अगर उनको लगता है नेसेसरी टू टेक इमीडिएट एक्शन, कोई ऐसा मामला आ गया है जिसमें कि इमीडिएट एक्शन लेना जरूरी है, कोई ऐसा गंभीर मामला आ गया है देश के सामने जिस पर कि इमीडिएट एक्शन लेना जरूरी है, और सेशन तो चल नहीं रहा है, पार्लियामेंट का सेशन बैठा हुआ है नहीं, तब क्या होता है, मे एन इशू एन ऑर्डिनेंस, मे इशू एन ऑर्डिनेंस, यह क्या करते हैं राष्ट्रपति महोदय, क्या करते हैं, एक ऑर्डिनेंस पास करते हैं। ऑर्डिनेंस का हिंदी अध्यादेश होता है, एक ऑर्डिनेंस पास करते हैं, और यह ऑर्डिनेंस, सच ऑर्डिनेंस shall have the same force as an act passed by the parliament, और इसकी यही वैल्यू होती है जो पार्लियामेंट के द्वारा कोई लॉ जो है पास किया जाता है, ठीक है ना, या पार्लियामेंट के द्वारा जो कुछ भी पास किया जाता है उसकी जितनी वेटेज होती है, उसकी जितनी वैल्यू होती है, इस समय में राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश पास मतलब क्या निकाला जाता है उसकी भी वही वैल्यू होती है। अंडर आर्टिकल 123 के तहत जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है और राष्ट्रपति को लगता है कि अभी इस पर इमीडिएट एक्शन लेना जरूरी है, और उस एक्शन के तहत वह कोई अध्यादेश निकालते हैं, इशू करते हैं, तो वह अध्यादेश वही वैल्यू रखता है जो पार्लियामेंट के द्वारा पास कोई विधायक जो होता है, विधेयक जो होता है, ठीक है ना, उसकी वैल्यू होती है। क्लियर? आर्टिकल 123 क्लियर? तो अब यह ध्यान रखने वाली बात क्या है आर्टिकल 123 के तहत, कि ऑर्डिनेंस उसी कंडीशन में पास होगा जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होगा। तो पहला लिमिटेशन यह है, कहां कहां इसका लिमिटेशन वो बता देते हैं आपको। सबसे पहला लिमिटेशन है कि ऑर्डिनेंस उसी कंडीशन में पास होगा, कैन बी इशूड, ठीक है ना, व्हेन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट आर नॉट इन सेशन, जब सेशन में नहीं होगा, ठीक है ना। अगर कोई एक हाउस सिटिंग है, इफ वन हाउस इज सिटिंग, कोई एक लोकसभा चल रहा है या राज्यसभा चल रहा है, ठीक है ना, कोई एक सेशन चल रहा है, ठीक है ना, एक हाउस सिटिंग है, तो द प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंस एज फॉर मेकिंग ए लॉ द कंकरेंस ऑफ द बोथ हाउसेस इज नेसेसरी, ठीक है ना। तो क्या होगा, अगर इफ वन हाउस इज सिटिंग द प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंस, उस वक्त वह पास कर सकते हैं एज फॉर मेकिंग ए लॉ द कंकरेंस ऑफ बोथ हाउसेज इज नेसेसरी, लेकिन दोनों हाउसेज से पास करवाना वहां जरूरी होगा। क्लियर? ठीक है, लिमिटेशन समझ गए कि उसी कंडीशन में निकाला जाएगा पहली बार जबकि उस सेशन में नहीं है, लेकिन एक सेशन चल रहा है मान लीजिए, और वहां पे क्या है, तो ऑर्डिनेंस निकाले, उस सेशन उस पार्लियामेंट उसमें पास करवाए, फिर दूसरे से पास करवाना नेसेसरी होता है। ठीक है, क्लियर? हाँ या ना? हाँ, नेक्स्ट आ जाइए, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा, द प्रेसिडेंट मस्ट हैव बीन सेटिस्फाइड द अंडर द एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसेस इमीडिएट एक्शन वाज नेसेसरी। ये तीसरा लिमिटेशन बता दिए आप लोगों को, क्या कि प्रेसिडेंट को लगना चाहिए कि ये ऐसी स्थिति है जिस स्थिति में इमीडिएट एक्शन लेना जरूरी है, ठीक है ना। अब यहां पे प्रेसिडेंट का मतलब समझिएगा, ये जो वर्ड है सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, इसका मतलब समझिएगा, ठीक है ना। सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट नाम की कोई चीज होती नहीं है। जब आप पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि प्रेसिडेंट जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के क्या कहते हैं, उसके प्लीजर में काम करते हैं यह, ठीक है ना। तो यहां सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट का मतलब होता है जो सेटिस्फेक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है ना। तो जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कह रहा है कि आप ऑर्डिनेंस निकाल दीजिए, ठीक है ना, सेशन में तो है नहीं, तभी प्रेसिडेंट साहब ऑर्डिनेंस इशू करते हैं। ठीक है, हो गया। उसके बाद और क्या लिमिटेशंस है और क्या क्या चीजें इस पर है, तो कहता है कि ऑर्डिनेंस कभी भी, ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट के द्वारा विथड्रॉन किया जा सकता है। ऑर्डिनेंस कभी भी प्रेसिडेंट के द्वारा विथड्रॉन किया जा सकता है। ठीक, और अच्छा, एक ऑर्डिनेंस का कार्यकाल कितना होता है, उसका लाइफ स्पेन कितना होता है, कितने दिन तक वो ऑर्डिनेंस रह सकता है?
बताइए। मैक्सिमम 6 मंथ, ओनली 6 मंथ, और कुछ? अच्छा, नहीं, एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछेगा तो गलती मत कीजिएगा। 6 मंथ नहीं होता है, 6 मंथ प्लस 6 वीक होता है, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं, नहीं, 6 मंथ एंड 6 वीक इसका जो लाइफ स्पेन होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर ऑर्डिनेंस पास हुआ, ऑर्डिनेंस इशू हुआ, तो जैसे ही संसद बैठेगी, ठीक है ना, नियम समझ लीजिए कि अगर प्रेसिडेंट साहब ने कोई ऑर्डिनेंस इशू किया, ठीक है ना, तो जैसे ही क्या होगा, ऑर्डिनेंस संसद बैठेगी, तो संसद के बैठने के 6 सप्ताह के अंदर इसको, ठीक है ना, पार्लियामेंट से पास करवाना जरूरी होता है। अगर 6 सप्ताह के अंदर, 6 वीक के अंदर, एक्सपायरी ऑफ 6 वीक अगर हो जाता है, पार्लियामेंट इस पर कोई एक्शन नहीं लेती, कोई बात नहीं करती है, तो ऑर्डिनेंस स्वतः समाप्त हो जाता है, ठीक है, ऑर्डिनेंस स्वतः समाप्त हो जाता है। तो हम लोग जानते हैं क्या, अच्छा 6 मतलब किस, वो क्या क्यों बोल रहे हैं 6 महीना क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता है। दो संसद जो बैठती है उनके बीच 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होता है, ठीक है ना। जिस दिन संसद सत्र खत्म होता है, नया जो संसद सत्र बैठेगी, तो उसके बीच 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता है। तो ठीक है, मान लीजिए कि आज संसद खत्म हुआ, कल प्रेसिडेंट साहब एक ऑर्डिनेंस निकाल दिए, तो मैक्सिमम फिर तो 6 महीना के बाद तो बैठेगी ही बैठेगी, तो 6 महीना, 6 मतलब मंथ ये हो गया, और 6 महीने पर इसको पास करवाना जरूरी होता है। तो 6 मंथ प्लस 6 वीक, एक ऑर्डिनेंस का जो लाइफ स्पेन होता है, जीवन काल होता है, वह इतना ही होता है, ठीक है, क्लियर। तो गलती मत कीजिएगा, ये आपको एमसीक्यू में पूछता है यह क्वेश्चन, ठीक है। तो बाकी हम ऑर्डिनेंस पर एक अलग से फिर वीडियो क्लास बनाएंगे, क्लास करेंगे, उस पर देखेंगे। अब ये लेजिस्लेटिव पावर के अंदर बहुत बड़ा चीज हो जाएगा, बस याद रखिएगा, हम मोटी मोटी चीजें आप लोगों को लेजिस्लेटिव पावर में बता दिए हैं। अब नेक्स्ट आ जाइए फाइनेंशियल पावर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है हमारा, फाइनेंशियल पावर, वित्तीय शक्ति, ठीक है। अब इसको देख लीजिए आप लोग, वित्तीय शक्ति के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है ना। आप लोग मनी बिल जानते हैं, धन विधेयक। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि प्रेसिडेंट साहब कहते हैं कि मनी बिल संसद में लाइए, तो ही मनी बिल संसद में आता है। हर एक पर एक अलग अलग हम एक क्लास बनाएंगे, बस आप लोग मोटा मोटा चीजों को समझ लीजिए आप लोग, ठीक है ना। हर एक चीज जब वो बिल पढ़ेंगे तो हम मनी बिल भी पढ़ेंगे हम लोग, जब 123 को अलग से पढ़ेंगे हम लोग, इमरजेंसी पावर को अलग से पढ़ेंगे। बस यहां पे आप लोग धीरे धीरे समझ लीजिए कि पावर है क्या प्रेसिडेंट का। क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा जो मनी बिल होता है, जो संसद में आता है, वह राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से, राष्ट्रपति जब कहते हैं कि मनी बिल लाइए, तो ही मनी बिल आता है, ठीक। उसके बाद आप लोग बजट जानते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण जो हमारा है, बजट है हमारा, ठीक है ना, वह संसद के समक्ष रखा जाता है, ठीक है ना, ओके, उन्हीं वही रखवाते हैं, ठीक। अगर कोई अनुदान है, उसकी सिफारिश, ठीक है ना, बिना राष्ट्रपति के सिफारिश के, ठीक है ना, अनुदान की कोई भी मांग बिना इनकी सिफारिश के नहीं की जा सकती है, ठीक। नेक्स्ट, आकस्मिक निधि होता है हमारे यहां, ठीक है ना, ऐसा कोई व्यय जिस पर कि अभी वो हमको मतलब कि हम बजट में नहीं दिखाए थे, ठीक है ना, लेकिन इमीडिएट उसमें खर्च करना जरूरी है, ठीक है ना। तो किसी अदृश्य व्यय के हेतु अग्रिम भुगतान की व्यवस्था जो है राष्ट्रपति महोदय करते हैं, ठीक है ना। केंद्र और राज्य के बीच जो राजस्व का बंटवारा होता है, ठीक है ना, उसके लिए हर एक 5 वर्ष पर यह एक वित्त आयोग का गठन करते हैं, ओके, क्लियर। अब देखिए क्या क्या, धन विधेयक पास कर मतलब कि संसद में इनकी अनुमति से ही आता है, ठीक है ना। जो बजट आता है, इनके पूर्वानुमति से ही बजट आता है, ठीक है ना। अनुदान इनकी सिफारिश से ही किया जाता है। अगर कोई आकस्मिक निधि से पैसा निकालना है तो इनकी अनुमति से ही निकलेगा।
और केंद्र और राज्य के बीच में जो राजस्व का बंटवारा होता है, ठीक है ना, उनके लिए राजस्व के बंटवारा के सही तरीके से राजस्व का बंटवारा हो पाए, इनके लिए प्रत्येक 5 वर्ष पर एक वित्त आयोग का गठन करते हैं यह। ठीक है, क्लियर? ये हो गया आपका फाइनेंशियल पावर। हर एक आर्टिकल पर एक अलग अलग क्लास बनेगा, आप लोग यहां मोटा मोटा चीजों को समझ लीजिए केवल। नेक्स्ट, इमरजेंसी पावर, ठीक है ना, इमरजेंसी पावर, इसकी भी एक अलग से क्लास हम लेंगे। पहले फिलहाल यहां पे इमरजेंसी पावर में समझ लीजिए, 3 तरह का इमरजेंसी का हमारे यहां प्रावधान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। राष्ट्रीय आपात, ठीक है ना, उसके बाद राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात, है ना। बताइए पढ़े कि नहीं इसको? हाँ, राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 के तहत, ठीक है ना। उसके बाद राष्ट्रपति शासन जो लगता है राज्यों में या राज्य के किसी एक भाग में 356 के तहत, और वित्तीय आपात जो होता है वह आर्टिकल 360 के तहत, ठीक है ना। यानी कि अलग अलग परिस्थितियों में हम लोग जब राष्ट्रीय आपात पढ़ेंगे तब, जब हम लोग आपातकाल पढ़ेंगे तब वहां पढ़ेंगे इस चीज को। तो यानी कि यहां पे कह रहा है कि राष्ट्रपति ही आपातकाल की उद्घोषणा करते हैं, इन्हीं को यह अधिकार है अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग सर्कमस्टांसेस में, जिस तरह का सिचुएशन रहेगा उस तरह का यह आपातकाल की घोषणा करेंगे उस आर्टिकल में। तो हम लोग वहां पे उसको देखेंगे, इमरजेंसी पावर में देखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद न्यायिक शक्ति, जुडिशियल पावर, देखिए इनका क्या क्या है। तो जुडिशियल पावर में, ठीक है ना, शुरुआत में ही बोले हैं कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश यानी कि सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं सबसे पहला, ठीक है ना। उच्चतम न्यायालय से किसी भी लॉ के मामले में किसी भी विधि या तथ्य पर सलाह ले सकते हैं यह, ठीक है ना। लेकिन उच्चतम न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, और वो जो सलाह देते हैं राष्ट्रपति भी उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। सलाह मांग सकते हैं राष्ट्रपति, ठीक है ना, उच्चतम न्यायालय से किसी विधिक मामले पे वह सलाह मांग सकते हैं, यह अधिकार है इनका। लेकिन उच्चतम न्यायालय के पास भी अधिकार है, ठीक है ना, कि वह सलाह दे या ना दे, या और अगर सलाह दिए हैं तो वह राष्ट्रपति माने ना माने यह राष्ट्रपति पर निर्भर है। ठीक, कोई भी अपराधी को किसी अपराध के लिए अगर सजा मिली है, ठीक है ना, तो वह दंड को क्या कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है ना, क्षमादान दे सकते हैं, ठीक है। अगर प्राणदंड किसी को मिला हुआ है, ठीक है ना, तो उसको स्थगित कर सकते हैं। तो यानी कि कोर्ट के द्वारा, इंडियन कोर्ट के द्वारा, किसी भी कोर्ट के द्वारा अगर किसी सजा या कोई अपराधी को सजा मिला है तो उस सजा के साथ यह कुछ भी कर सकते हैं, उसका निलंबन कर सकते हैं, ठीक है ना, उसको माफ कर देंगे, मृत्युदंड को माफ कर सकते हैं, ठीक है ना, या परिवर्तित कर सकते हैं। मृत्युदंड को क्या परिवर्तित कर देंगे, उम्र कैद में कर देंगे, 15 साल के लिए कर देंगे, 20 साल के लिए कर देंगे। तो ये सब इनका अधिकार है जुडिशियल पावर के अंदर, ठीक है ना। और वह कोर्ट कोई भी कोर्ट हो, ठीक है ना, चाहे वो सैन्य कोर्ट ही क्यों ना हो, ठीक है, क्लियर। तो ये सब इनका जुडिशियल पावर है। अब किस आर्टिकल में कहां पे क्या क्या चीजें हैं हम लोग आर्टिकल वाइज जब करेंगे तब इसको हम लोग देखेंगे, हम लोग इसको जुडिशियल क्लासेस में इसको देखेंगे, अलग अलग आर्टिकल में कहां कहां क्या क्या चीजें हैं। ठीक है पिंकी, तहसीन, क्लियर। हाँ, तो बस फिलहाल हम लोग इसमें इतना ही रखेंगे, नहीं तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। हम लोग बस इसमें इतना ही करेंगे, बाकी जुडिशरी वाले बैच में जब कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे हम लोग तो फिर वहां पे एक एक आर्टिकल हम लोग देखते ही हैं, ठीक है।